हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज हम जो यहाँ पर देखेंगे वो कुछ मैं आपके लिए मिक्सअप टॉपिक लेके आई हूँ, जैसे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी। ठीक है, आपको पता होगा पंचवर्षीय योजनाएं थी, फिर उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो उन सभी को आज हम, लेकिन उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि कौन सी पंचवर्षीय में क्या बात बोली गई थी और कितना उनका टाइम पीरियड था, वो सब आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी हमारी कितनी, 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हमारी क्या थी, जो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी। और इसमें किस पर ज़्यादा प्रधानता दी गई थी, क्या प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि को लेकर इसमें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में जो 1951 से लेकर 56 तक की कृषि प्राथमिकता, कि कृषि को हम कैसे अच्छे से करें। ठीक है, वो सारी बातें इसमें बोली गई थी। क्योंकि तुम्हें पता है कि नया नया भारत मतलब आज़ाद हुआ था, तो हमें क्या था कि हमें उसको कैसे संभालना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भारत में ब्रिटिश राज्य था तो उसमें हम जो खेती होती थी तो उनके अकॉर्डिंग करते थे। ठीक है, उस पर फिर लगान कर बहुत ज़्यादा होता था। तो इसकी वजह से जैसे हम नए नए आज़ाद हुए थे तो उसमें क्या हो रहा था कि हमें इन कृषि को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, मतलब खाने पीने की जो भोजन था, तो उन सब चीज़ों को हमें बहुत झेलना पड़ रहा था। तो इसलिए कि कैसे हम अपनी जो कृषि है उसमें जो हम जो भी धान या फिर गेहूँ वगैरह कैसे अच्छे से कृषि कर पाएँ। ठीक है, वो सब चीज़ों को लेके इसमें बातें बोली गई थी। ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेके, इनका टाइम भी आप याद रखना क्योंकि इनका टाइम आपसे पूछ लिया जाता है, 1961 तक। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बात बोली गई थी उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता। ठीक है, कि आपको हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो उद्योग क्षेत्र है, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या है अपना जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी तरफ क्या है हम बढ़ रहे थे। तो इसलिए उसमें ये सब बातें बोली गई कि उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 तक। ठीक है, 5 साल के लिए ही योजना बनाई जाती थी। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 कृषि और उद्योग के बारे में, फिर इन दोनों को क्या है मिक्सअप कर दिया गया कि कृषि के बारे में भी हम बातें करेंगे और उद्योग के लिए भी कुछ हम अपना जो बातें हैं वो भी करेंगे। ठीक है, कैसे हम उद्योग को डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, वो थी आपकी 1969 से लेकर 74 तक। ठीक है, न्याय के साथ गरीबी का विकास को हटाया जाए। ठीक है, न्याय के साथ जो गरीबी का विकास है, ठीक है, गरीबी को हटाना है। ठीक है, न्याय के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1974 से लेके 79 तक, गरीबी और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। ठीक है, गरीबी को हटाना है और क्या है कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, इस बात में ये बात बोली गई थी। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, ये थी आपकी 1980 से लेके 85 तक, पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 90 तक थी, जो फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता उनके बारे में यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, कि कैसे हम फूड जो हमारा खाना है उसका प्रोडक्शन कर पाएँ, रोजगार लोगों को कैसे दें, उत्पादकता के बारे में, ये सब बातें सातवीं पंचवर्षीय योजना में बोली गई थी। अब देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से लेके 97 तक थी। ठीक है, रोजगार सृजन करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, क्योंकि जनसंख्या क्या है बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, 1992 और 91 का पीरियड आप देखोगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण की बातें बोली गई थी, क्योंकि भूखमरी बहुत ज़्यादा हो गई थी देश के अंदर। नौवीं पंचवर्षीय योजना
देखते हैं 1997 से 2002 तक रही थी। ठीक है, 7% विकास दर की ओर इस पे बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक बोली गई है और इसमें क्या बात बोले, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास करना है, इसमें ये बात बोली गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक और व्यापक और तेजी से विकास करने की ओर बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि हमारा यहीं पे लास्ट हो जाता है। ठीक है, योजना आयोग को ख़त्म करके क्या बना दिया गया था, फिर नीति आयोग 2012-17 तक यहीं पे हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना यहीं तक ही मतलब ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद में इसे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास का सुधार। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ टॉपिक हैं ये पॉलिटी के। अब ये जो टॉपिक है ये है आपका भाग 1। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी का भाग पढ़ाऊंगी, तो भाग में हम 1 में भी क्या बोला गया है, क्या बातें हैं, तो आपसे भागों के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाग 2 में किसके बारे में बोला गया है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस में है, भाग 1 में है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको सुबह वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मूल अधिकार, हम ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निदेशक DPSP हैं। भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद 51A में बताए गए हैं। 11 आपके अनुच्छेद क्या है, 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 हैं, याद रखना। भाग 5 में क्या है, संघ और अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद भाग 5 में है संघ। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, भाग 6 में क्या है, राज्य, अनुच्छेद 152 से लेके कितना 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक भाग 6 में है, राज्य के बारे में बोला गया है। भाग 7 में क्या है, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 ठीक है द्वारा निर्देशित है। और भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। नेक्स्ट है भाग 9। ठीक है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है। ठीक है, याद रखना ये 243 ओ है, कभी आप 2430 पढ़ दें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, 243A 243B, तो पंचायत जो है नगर पालिका 73वां 74वां संविधान संशोधन। ठीक, तो नगर पालिका और पंचायतों से रिलेटेड है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम भाग पढ़ रहे हैं, तो भाग में क्या है, 10वें भाग में क्या है आपका, 9वें भाग में क्या है आपका, पंचायत है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं, अनुच्छेद 243B से लेकर 243ZG तक। ठीक है, 9A में बोला गया है, 9A में बोला गया है, भाग 9A में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 244 से लेके कितना 244A तक क्या है, जनजाति क्षेत्रों के बारे में बातें बोली गई हैं। भाग 11 की बात करें कि भाग 11 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच जो संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक। नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं हैं और वाद, अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक। ठीक है, 264 से लेके 300A तक भाग 11 में है। भाग 12 टोटल 12 भाग हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, सॉरी भाग 12 नहीं है, वो अनुसूची 12 है। ठीक है, तो देखते हैं भाग कितना है ये। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेके 360 तक 22 भाग हैं। ठीक है, याद रखना भाग 22 है, लेकिन अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 14 में क्या है, भाग हमने 13 देख लिया है।
ठीक है, भाग 13 देख लिया, भाग 14 देखते हैं। तो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक है। भाग भाग 14 ए में क्या है, अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी तक है, अधिकरण के बारे में बोला गया है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक ए तक क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग कितना है, 15 है, याद रखना। और 16वें भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, संबंध अनुच्छेद कितना 330 से लेके 342 तक है। और भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। भाग 17 में क्या है, सॉरी भाग 18 में क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। ठीक है, जो आपात उपबंध है हमारे, राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, इमरजेंसी है, तो ये सभी के बारे में क्या है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है। कितने प्रकार के आपात होते हैं बताओ आप, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ, कमेंट में ज़रूर किया करो, बताया करो। तो भाग 18 में ठीक है आपात उपबंध है, और 17 में हमने देख लिया था राजभाषाएं हैं। नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। ठीक है, भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन, अनुच्छेद कितना है, ठीक है, संविधान के संशोधन से लेकर है 367 से ये हो गया प्रकीर्ण अनुच्छेद, और 368 से आपका संविधान संशोधन है 368। ठीक है, याद रखना ये बात आप। 368, अभी 1 मिनट। तो 368 संविधान संशोधन के लेकर है। ठीक है, याद रखना ये बात। अब देखते हैं हम भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक। ठीक है, याद रखना। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ, मैंने आपको 22 भाग हम यहाँ में पढ़ लिए हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं हमारी, शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। पहले 8 थी, फिर 4 जोड़ी गई, फिर उसके बाद में कितनी होगी, 12 होगी हैं, और 22 भाग हैं, और अनुच्छेद कितने हैं, 395। लेकिन आप संशोधन करके पढ़ोगे, अगर आप पूरा संशोधन लगाओगे तो आपके कम से कम 400 से ऊपर जाएंगे जो हमारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको ये पता चल गया है, आपकी समझ में आ गया होगा जो जो बेसिक पॉलिटी से है। और नेक्स्ट देखते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। मैं आपको यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक होगा? तो आप कहोगे कि ये बात तो अनुच्छेद 63 में बोली गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है उपराष्ट्रपति? आपके जगदीप धनखड़ जी क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं या लिए गए हैं? तो वो लिए गए अमेरिका, यूएसए से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो नहीं होता है राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? तो वो भी नहीं है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है? तो हाँ, अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये सारा मैं आपको उपराष्ट्रपति के जितने भी आपके डाउट होंगे वे सब क्लियर हो जाएंगे। हम सिर्फ उपराष्ट्रपति से ही पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ले जाता है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने दिनों तक हम राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? तो आप कहोगे 6 माह तक।
6 माह के बाद क्या है, या तो नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। 6 महीने तक ही आप काम कर सकते हैं, ये मानो कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो, ठीक है। इस दौरान क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना क्या है, अनिवार्य हो जाएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति का वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती हैं? तो बिल्कुल मिलती हैं, ठीक है। उसे राष्ट्रपति की पूरी सुविधाएं मिलेंगी, ये बात आप याद रखना। अगर आपको, बहुत बच्चों का डाउट ये रहता है कि अगर राष्ट्रपति अचानक से उनका वो एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टाइम का कुछ नहीं पता है। अगर वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो राज्यसभा के भी सभापति हैं, तो क्या वो फिर वहाँ पे उनका वेतन भत्ता वो वाला मिलेगा जब वो उपराष्ट्रपति थे, या फिर जब राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं वो मिलेगा उन्हें? तो जो वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं, तो जितना उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिल रहा था राष्ट्रपति को, उतना ही उन्हें भी वेतन भत्ते मिलते हैं, ठीक है। कार्य करते समय क्या है, उपराष्ट्रपति को वेतन और सुविधाएं भी राष्ट्रपति की ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा आई होप। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी भी नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष उन्हें क्या है, शपथ लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त कर दिया है, ठीक है, कि वो सदस्य उनके समक्ष वो शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति, तो फिर उनके उपस्थित होने पर वो शपथ लेते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का, याद रखना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। वैसे सभी को पता होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, ठीक है, वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर जीके में आ जाते हैं, जो कि आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू जो है आपकी यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी, रोज मिलियन। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? बताइए, पहले आपकी जो है आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की गई थी? बताइए। तो आप कहोगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 में, ठीक है। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो पेरू और बोलिविया में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा शाही फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? तो जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो तिब्बत की उरोतोशो झील है, ठीक है, तिब्बत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महू है, मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, वो किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 में की थी, याद रखना, पूछ ले जाता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर आपकी क्लास खत्म। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछ ले जाते हैं अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, ठीक है, जीके में। तो चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।